सभी स्टूडेंट्स का आज की क्लास में स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय लेसन को फिलहाल पढ़ रहे हैं। एक क्लास हम पहले भी लेकर आ चुके हैं और आज यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय लेसन की पाठ की दूसरी क्लास है। पहला ही प्रश्न देखते हैं, फ्रेडरिक सारियू कौन था? फ्रेडरिक सारियू कौन था? 1848 में फ्रेडरिक सारियू ने, यह एक फ्रांसीसी कलाकार था। फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। इसमें उसने सपनों का संसार रचा, जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक व सामाजिक गणतंत्रों से बना था। जो जनतांत्रिक व सामाजिक गणतंत्रों से बना था। श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप व अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप व अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और रूस सारियू के चित्र में जुलूस का हिस्सा थे। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और रूस सारियू के चित्र में जुलूस का हिस्सा थे। जब आप बुक ओपन करोगे तो पहले ही पेज पर जो चित्र है उसे फ्रेडरिक सारियू ने 1848 में बनाया था। और फ्रेडरिक सारियू एक फ्रांसीसी कलाकार था। इस चित्र में, इन 4 चित्रों की श्रृंखला में सारियू ने अपने सपनों का संसार रचा, जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक व सामाजिक गणतंत्रों से बना था। श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप व अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और रूस सारियू के चित्र में जुलूस का हिस्सा थे। अमेरिका व स्विट्जरलैंड तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। जर्मनी के लोग जो फ्रांस के पीछे हैं, झंडे के पास फ्रांस के लोगों को दिखाया गया है। और जर्मनी के लोग जो फ्रांस के पीछे हैं, काला, लाल व सुनहरा झंडा थामे हैं। जर्मनी के लोगों के पास कैसा झंडा है? काला, लाल व सुनहरा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, राष्ट्र राज्य क्या है? वह राज्य जिसमें उसके अधिकांश नागरिकों व शासकों में सामूहिक पहचान की भावना होती है। राष्ट्र राज्य क्या है? वह राज्य जिसमें उसके अधिकांश नागरिकों व शासकों में सामूहिक पहचान की भावना होती है। सभी स्टूडेंट्स ये क्लास देखते समय नोट्स जरूर बनाएं, कॉपी पेन लेकर ये क्लास देखें और इन सभी जो प्रश्न इसमें क्लास में हैं उनको लिखेंगे। नंबर 3 पर है, यूरोप का कौन सा क्षेत्र बाल्कन के रूप में जाना जाता है? यूरोप का कौन सा क्षेत्र बाल्कन के रूप में जाना जाता है? उत्तर देखते हैं, एड्रियाटिक व काले सागर के मध्य में, एड्रियाटिक व काले सागर के बीच में आने वाला विस्तृत क्षेत्र, जिसमें ग्रीस, अल्बेनिया, रोमानिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया तथा मोंटेनीग्रो शामिल हैं। ये सभी राज्य एक समय पर ऑटोमान साम्राज्य के भाग थे। ये सभी राज्य एक समय पर ऑटोमन साम्राज्य के भाग थे। वह इस क्षेत्र में बसने वाले लोगों को स्लाव कहा जाता था। इस क्षेत्र में बसने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? स्लाव कहा जाता था। नंबर 4 पर आते हैं, लुई फिलिप 1830 में हुए जुलाई के विद्रोह के बाद उदारवादी क्रांतिकारियों ने लुई फिलिप को स्थापित किया था। 1830 में हुए जुलाई के विद्रोह के बाद उदारवादी क्रांतिकारियों ने, कौन से क्रांतिकारियों ने? उदारवादी क्रांतिकारियों ने लुई फिलिप को स्थापित किया था। और नंबर 5 पर देखिए, 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया था। प्रश्न बनता है कि आयरलैंड को
जबरदस्ती या बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया था? उत्तर है 1801 में। नंबर 6 पर देखते हैं 1832 की कुस्तुनतुनिया संधि क्या थी? 1832 की कुस्तुनतुनिया संधि के अनुसार यूनान जो ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था उसे इस संधि के तहत स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी गई थी। तो प्रश्न बनता है यूनान को कौन सी संधि के तहत स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी गई थी? 1832 की कुस्तुनतुनिया संधि के तहत। नंबर 7 है एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन जिसका गठन 1707 में हुआ था। सभी स्टूडेंट्स व सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। हम इस लेसन की यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय की यह दूसरी क्लास लेकर आए हैं। एक तीसरी क्लास और आएगी जिसमें हम जर्मनी और इटली के एकीकरण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में इसका गठन हुआ। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन का गठन हुआ, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। जिसका प्रभाव यह हुआ कि इंग्लैंड ने व्यावहारिक रूप से स्कॉटलैंड पर अपना कब्जा जमा लिया था। तो प्रश्न बनता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ? 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन के तहत, और इंग्लैंड ने व्यावहारिक रूप से स्कॉटलैंड पर अपना कब्जा जमा लिया था। नंबर 8 पर देखिए गैरीबाल्डी कौन था? गैरीबाल्डी इटली का महान क्रांतिकारी था। यह मैथनी का समकालीन एवं सहयोगी था। गैरीबाल्डी मैथनी का समकालीन व सहयोगी था। गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की थी। कौन सी सेना थी? लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की थी, जिसकी सहायता से उसने ऑस्ट्रिया की सेनाओं को हराया था। तो प्रश्न बन जाएगा कि गैरीबाल्डी ने किसकी सहायता से ऑस्ट्रिया की सेनाओं को हराया था? लाल कुर्ती नामक सेना जो उसने तैयार की थी उसकी मदद से। नंबर 9 पर देखिए काबूल। काबूल को इटली का बिस्मार्क माना जाता है। जो स्थान बिस्मार्क को जर्मनी में प्राप्त है वही स्थान काबूल को इटली में प्राप्त हुआ। काबूल को इटली का बिस्मार्क माना जाता है। यह इटली के सार्डिनिया पीडमांट राज्य का प्रधानमंत्री था। काबूल इटली के सार्डिनिया पीडमांट राज्य का प्रधानमंत्री था। उसने सबसे पहले अपने राज्य को इटली में मिलाने का कार्य किया था। नंबर 10 पर देखिए बिस्मार्क। जर्मनी के राजनीतिक इतिहास में बिस्मार्क कौन था? जर्मनी के राजनीतिक इतिहास में बिस्मार्क को अनुपम अद्वितीय स्थान प्राप्त है। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त तथा लौह की नीति अपनाई। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए, जर्मनी को एक करने के लिए रक्त तथा लौह की नीति अपनाई या चलाई। इसके प्रयत्नों से जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। बिस्मार्क की सैनिक कूटनीति, ऑस्ट्रो प्रसा युद्ध व फ्रांको प्रसा युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी 1870 में राष्ट्र बना। नंबर 11 पर देखिए मेटरनिख। मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिख। वह एक प्रतिक्रियावादी शासक था। मेटरनिख एक प्रतिक्रियावादी शासक था। उसने उदार विचारों का दमन किया था और मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। यह कहता था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मेटरनिख क्या कहता था? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो सभी स्टूडेंट, सभी साथी इस क्लास को अच्छे से देखें। जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो अपने साथियों के पास भी इस क्लास को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो इसकी तीसरी क्लास होगी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पाठ की,
उसमें हम विस्तार से जर्मनी और इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।